नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। दिस इज विष्णु पांडे। और आज हम क्या करेंगे? आज हम पाठ समीकरण के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आप लोगों की स्कूल बुक है और उसमें से मैं सारे के सारे प्रश्न उठाऊंगा और उसका हल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ले लेता हूँ। क्या प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें कथन से समीकरण में कन्वर्ट करना है। हमने सीखा था सबसे शुरू में पार्ट 1 समीकरण पार्ट 1 में हमने सीखा था कि किस तरीके से कथनों को समीकरण में बदला जाता है। तो यहाँ पे हमें वही करना है। हमें क्या किया है, कथन दे दिया है। यहाँ पे टोटल 5 कथन दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उन्हें समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले मैं पहला कथन ले लेता हूं। तो ये है हमारा सबसे पहला कथन। क्या कह रहा है इसमें कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 2900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। मतलब क्या कह रहा है, एक क्रिकेट कोच को क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंदे, बल्ला यानी कि बैट और गेंद बॉल जानते ही होंगे सब। तो 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीद रहा है? 2900 रुपए में। तो ये सबसे पहला कथन है ना। मतलब ये यहाँ तक पहले हम समीकरण बनाएंगे तो देखो क्या कह रहा है। हमने कुछ बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? 3 बैट खरीदा हमने और 6 गेंद खरीदा। उन दोनों का कीमत मिलाया के है 2900 रुपए। यानी ये हो गया 3 बल्ले की कीमत और ये हो गया 6 गेंद की कीमत। इन दोनों को मिलाकर 2900 रुपए में मिलेगा। तो देखो हमें 3 बल्ले की कीमत चाहिए, तो हमारे पास बल्ले की कीमत है क्या? नहीं, हमें बल्ले की कीमत नहीं दिया हुआ है और ना हमें गेंद की कीमत दिया हुआ है। तो बल्ले की कीमत मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे यहाँ बल्ले का कीमत चाहिए, 3 बैट्स की कीमत चाहिए। तो अगर मुझे एक बल्ले का कीमत पता चल जाए तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो मुझे 3 बल्ले का कीमत मिल जाएगा। तो मुझे 1 बल्ले की कीमत चाहिए। उस तरीके से मुझे 1 गेंद का कीमत चाहिए, तो एक गेंद का कीमत मिल गया तो उसे 6 से गुणा करूंगा तो 6 गेंद का कीमत मिल गया। फिर दोनों को 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे 1 बल्ले का कीमत तो नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 बल्ले की कीमत को x रुपए मान लूंगा और 1 गेंद की कीमत को मैं y रुपए मान लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ माना कि 1 बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपए है तथा 1 गेंद की कीमत माना कि y रुपए है। तो अब 1 बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो गई? 3x। 3 से गुणा कर दिया मैं, तो देखो ये मुझे 3 बल्ले का कीमत मिल गया। अब 1 गेंद का कीमत है y रुपए, तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 6 गेंद की कीमत। अब इन दोनों को मिला के कितने रुपए में मुझे मिला है? 2900 रुपए में। तो ये देखो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। तो पहला समीकरण हमें मिल गया 3x + 6y = 2900। अब उसके बाद आगे क्या दिया है कि वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। उसके बाद अब हमें सेकंड समीकरण बनाना है। फिर क्या कह रहा है कि 1 बल्ला और 2 गेंदे, तो 1 बल्ला और 2 गेंदे की कीमत मिला के 1300 रुपए हुई। तो 1 बल्ला कितने रुपए का मिल रहा है? x रुपए में, तो ये 1x हो जाएगा। तो 1x से मतलब सिंपल x लिख सकते हैं उससे, प्लस यहाँ और कितना बोला? 2 गेंदे, तो 2 गेंदे की कीमत कितनी हो जाएगी? ये 1 गेंद की कीमत है y रुपए, तो 2 गेंद की कीमत कितनी हो गई? 2 से गुणा कर दो, तो ये हमारा निकल गया 1 बैट और 2 बॉल की कीमत है। टोटल मिला के कितना है? 1300 रुपए। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। तो देखो कितना आसान था, बस इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये था पहला कथन। अब हम ना दूसरा कथन देखेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा कथन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, वो कोई भी 2 संख्याएं हैं और उनका योग यानी कि जब हम उसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 16। और उनका अंतर यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं को
जब हम घटाएंगे उनका अंतर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अब क्या करना है, तो देखो वो संख्याएं हमें पता है क्या, नहीं पता, तो जो चीज हमें नहीं पता होता हम उसे कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो मैं इन दोनों संख्याओं को कुछ चर राशि मान लेता हूँ। तो मैं पहली संख्या को x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या को y मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y। दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 16, सीधी सी बात। ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी तरीके से ये हो गया पहला संख्या और ये हो गया दूसरा संख्या, इन दोनों को घटाने पे मुझे कितना मिलेगा, मुझे उनका अंतर 8 मिलेगा। तो बस देखो बन गया ये भी हमारा, कितना आसान था। अब हम इसके बाद अपना तीसरा कथन देखते हैं। तो ये है हमारा तीसरा कथन, क्या कह रहा है, देखो एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। क्या कहा कि एक दुकान है और वहां पे देखो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत है 160 रुपए, यानी कि ये हो गया मेरा 2 किलोग्राम सेब, ये मेरा 2 किलोग्राम सेब है और उसके बाद क्या करा, 1 किलोग्राम अंगूर है, ये मैंने 1 किलो कुछ अंगूर खरीद लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का कीमत, ये 2 किलो सेब का कीमत और 1 किलो अंगूर का कीमत, इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए मुझे लगेंगे, 160 रुपए, ठीक है। ये 2 सेब नहीं है, 2 केजी सेब है, ठीक, और ये 1 केजी अंगूर है, तो टोटल मिला के 160 रुपए। अब मुझे क्या करना है, देखो 2 किलो सेब का कीमत और 1 किलो अंगूर का कीमत मुझे चाहिए। तो 2 किलो सेब का कीमत कैसे निकालूंगा, मुझे 1 किलोग्राम सेब का कीमत अगर मिल जाए तो मैं उसे 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 किलोग्राम सेब का कीमत मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 1 किलोग्राम सेब का कीमत क्या है, x रुपए है, क्योंकि दिया तो है नहीं तो मानना पड़ेगा। वैसे ही मैं 1 किलोग्राम अंगूर को कीमत भी मुझे नहीं दिया तो मैं 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत ₹5 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपए है और दूसरा 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y रुपए है। तो देखो 1 किलोग्राम सेब मिलता है x रुपए में, तो 2 किलोग्राम सेब कितने मिल जाएगा, 2x, 2 से गुणा कर दो। वैसे ही 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y रुपए है, 1 किलोग्राम की बोला है तो ये हो गया y। इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहा है मुझे, 160 रुपए। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब आगे आगे क्या कह रहा है कि उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 300 रुपए। तो अब देखो 4 किलोग्राम सेब है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 किलो सेब खरीदा तो 1 किलो सेब का कीमत है x रुपए, तो 4 किलो सेब का कीमत हो गया 4 से गुणा कर दो। उसके बाद अंगूर यहाँ कितना ले रहा है, 2 किलो, तो 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपए, तो 2 किलो अंगूर की कीमत कितना हो गया, 2 से गुणा कर दो, 2 है, दोनों मिलाते हैं 300 रुपए का। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक। टोटल 460 रुपए का सामान खरीद लिया आज, है ना, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थोड़ा धो खा कर खाना, वरना कोरोना फैल जाएगा। तो देखो अब ये क्या है, बहुत ही आसान था ये प्रश्न हमारा, तीसरा भी बन गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपना चौथा कथन देखते हैं। तो देखो ये हमारा अगला स्टेटमेंट, कथन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज समझते हैं कि मान लो अभी तुम्हारा कुछ आयु होगा, ठीक है, हाँ ना, मान लो ये कोई बंदा है या खुद कोई मान लो, तो
थोड़ा अच्छा इसका डिजाइन वाला बनाते हैं आजकल का डिजाइन में। ठीक है, तो अब क्या है कि ये बनता है। अब ये मान लो तुम हो, ठीक है, अब ये तुम्हारा जो भी आयु होगा, मान लो तुम 20 साल के हो गए अभी, ठीक। तो अब अगर मैं पूछूं कि 2 साल पहले तुम्हारा आयु कितना था, मतलब, ठीक है, तो क्या करोगे? 2 साल पहले कितना था, मतलब 1 साल पहले 19 रहा होगा, तो 2 साल पहले फिर एक और घटा दो, 18 होगा। कैसे पता चला? अभी जो तुम्हारा आयु है, करेंट उस आयु, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें 2 घटा दूंगा, तो मुझे 2 साल पहले का आयु मिल जाएगा। अच्छा, तो 2 साल पहले कितना था? 18 था, 18 का 2 घटा दो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 3 साल पहले तुम्हारा आयु कितना था बताओ, तो अपनी आयु में क्या करोगे? 3 घटा दोगे। जैसे अगर ये 20 साल का है, तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो इसमें 3 घटा दो, कितना है? 17 आएगा। वैसे ही 5 साल पहले मैं पूछूं तो इसमें क्या करोगे? 5 घटा दोगे, 5 साल पहले 15 साल का था। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नरेश है वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 7 साल पहले का आयु कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें पहले उनका करेंट ईयर पता होना चाहिए, करेंट एज उनका कितना है, अभी वर्तमान में उनका आयु कितना है। तो वर्तमान में उनका आयु कितना बताया है क्या, कि नरेश कितना साल का है? 30 साल का, 40 साल का नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे? कुछ मान लेंगे। वैसे ही उसकी पुत्री की आयु भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम उसकी पुत्री की आयु भी कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों की आयु को तो पहले हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान आयु चाहिए पुराना निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए दोनों की। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि नरेश की वर्तमान आयु x है, मान लो x वर्ष है, ठीक। और इसकी पुत्री की आयु, इसकी जो पुत्री है, नाम जो भी होगा, उसका वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हमने मान लिया। अब देखो, अब यहाँ पे 7 साल पहले की बात किया है, तो हम 7 साल पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसमें 7 माइनस कर दो, तो माइनस कर दो, तो 7 साल पहले ये क्या कह रहा है? नरेश की जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब अगर मुझे पुत्री की आयु मिल जाए तो मुझे क्या करना? मुझे इसका 7 गुना करना है और मुझे नरेश का आयु मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पुत्री की आयु का 7 गुना है इसका, तो उसको 7 से गुणा कर दो, इसका आयु मिल गया। तो वही करना है, लेकिन अब हमें 7 साल पहले जाना है पहले। तो देखो 7 साल पहले, अब 7 साल पहले सबसे पहले तो निकालो कि नरेश की आयु कितनी रही होगी। तो देखो 7 साल पहले जो नरेश था, नरेश का आयु कितना होगा? x में इसके आयु में से 7 घटा दो, जो करेंट ईयर है इसका, करेंट एज में से 7 घटा दूंगा, तो मुझे 7 साल पहले का मिल गया। अब वैसे ही 7 साल पहले इसकी पुत्री की जो आयु है वो कितना हो जाएगा? उसमें भी क्या करो, अभी ये y वर्ष की है, इसमें 7 घटा दो, तो देखो 7 साल पहले हमें इन दोनों का आयु मिल गया। अब क्या कह रहा है कि 7 साल पहले इसका जो आयु था वो इसकी पुत्री की आयु का 3 गुना था, यानी कि ये इसके पुत्री का आयु हो गया, और इसे मैं जब 7 से गुणा कर दूंगा तो इसका 7 गुना निकल गया। अब इतना ही आयु है किसका? नरेश का, तो ये मिल गया हमें। इसकी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर है इसकी आयु, तो देखो आ गया ना। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1 बन गया हमारा। तो चाहो तो इसे और आगे सॉल्व कर दो, इसे क्या करो, अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर, देखो ये 7 को गुणा 22 से होगा, तो ये हो गया 7y प्लस माइनस माइनस, और ये साथ ही साथ कितना हो गया? 49। ठीक है, अब देखो यहां से, अब देखो यहां से, अब क्या होगा? ये हो जाएगा, ये क्या करो, चर राशि को एक तरफ कर दो, या पूरे को भी एक तरफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस, देखो ये 7y है, प्लस में है, तो पक्षांतरों के -7y हो जाएगा। अब चाहो तो ये अचर राशि को एक साइड कर दो, इसको उधर पक्षांतर कर दो,
या चाहो तो सारे के सारे यहीं ले आओ, तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये -49 है, ये यहाँ आ जाएगा तो +49 हो जाएगा, बराबर है क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो गया। अब देखो इन सॉल्व कर, तो ये हो गया x -7y, ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो इसमें इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 49 में 7 दिया तो ये बच जाएगा हमारा 42। और बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए ये हो गया +42 बराबर आ गया 0। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आगे देखो, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, अब देखो अभी 7 साल पहले की बात कर रहा था, अब 3 साल बाद की बात कर रहा है। अच्छा, बाद के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी तुम 20 साल के हो, तो तुम 2 साल बाद कितने साल के होगे, क्या 22 साल के हो जाओगे ना। मतलब इसमें क्या किया, मैं 2 जोड़ दिया अभी की आयु में। वैसे हम पूछूं कि अभी तुम जितने भी साल के हो, मान लो 20 साल के होगे, तो आगे 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 25 साल के। तो क्या किया, अभी जो मेरा आयु है मैं 5 जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 3 साल बाद की आयु निकालो। तो देखो 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, नरेश की जो आयु है, नरेश की आयु ये कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। अभी जितने भी साल को उसमें 3 जोड़ जाएगा। और इसकी पुत्री की आयु, उसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, ये y साल की है, तो 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या कहा कि तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसका जो अब 3 साल बाद क्या होगा कि इसका जो आयु है वो इसकी आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी इस पुत्री की आयु में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो मुझे इसका आयु मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका 3 गुना है। तो ये इसकी पुत्री का आयु हो गया y+3, और इसका कर दो 3 गुना। अब इतना बराबर है ना, इतना आयु है इसका नरेश का आयु, यानी कि x+3। तो देखो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसे भी आगे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, मतलब जोड़ घटाना आगे कर दो। ये हो जाएगा 3y+3 दिया 9 हो जाएगा, ऐसा आपको इधर ले आओ, x+3 -3y -9 हो गया। ये इन दोनों को सॉल्व कर दो, +3 -9 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 6 में 3 घटा दो, अरे 9 में 3 घटा दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3y -6 बराबर 0। ये आ गया हमारा आंसर। तो समीकरण नंबर हमारा ये 1 हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखो कितना आसान था ये भी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो कभी भी आगे वाला प्रश्न आए तो देखो उसे इसी तरीके से बनाना रहेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखें। तो देखो ये हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन तथा टैक्सी का उपयोग करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी तय की गई दूरी जो है वो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी से दुगनी है। देखो एक इंसान है, एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपने घर से कार्यालय तक जाता है, ठीक है। ये इसका ऑफिस है, अपने घर से अपने ऑफिस तक जाता है ये, ठीक है। तो इसको ये कैसे जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 साधन का उपयोग करता है। अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे भी जाता होगा इस तरीके से घूम फिर कर ऐसे पहुंचता होगा, तो ये टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो क्या कह रहा है कि वह ट्रेन तथा टैक्सी का उपयोग करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए दूरी बहुत पास हो गया, मैं इसे थोड़ा सा दूर बना देता। तो अब ये ट्रेन तथा टैक्सी दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। तो देखो मान लो कुछ दूरी वो क्या करता है, ट्रेन से जाता है। मान लो यहाँ तक का आ गया वो ट्रेन से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन
से तय किया। उसके बाद टैक्सी का उपयोग किया, मतलब आधा दूर तक, लगभग कुछ दूर तक वो ट्रेन से जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो टैक्सी पकड़ के ऑफिस पहुंच रहा है। तो मतलब ट्रेन और टैक्सी दोनों का इस्तेमाल करके वो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अब इसका समीकरण कैसे बनेगा, तो इसका समीकरण ऐसे बनेगा कि देखो वो कुछ दूरी तक ट्रेन से गया, तो देखो वो कुछ दूरी तक ट्रेन से गया, ट्रेन का इस्तेमाल करके गया कुछ दूर तक, ठीक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ दूर और गया, वो टैक्सी का इस्तेमाल करके गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो दूरी है उसको मिलाकर हुआ यहाँ पे 90 किलोमीटर का दूरी। यानी कि मुझे ये पता करना है कि वो कितने दूर गया ट्रेन से और फिर कितने दूर गया टैक्सी से, और उन दोनों को दूरी को मिला के 90 किलोमीटर है। तो मुझे पता है कि ट्रेन से कितने दूर गया, कितने किलोमीटर तक चला है, नहीं दिया है। वैसे ही टैक्सी से कितने किलोमीटर तक चला है, दिया क्या, नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ मान लीजिए। तो मान लो, तो मैं मान लेता हूं कि ट्रेन से वो x किलोमीटर की दूरी तय किया है, और मैं मान लेता हूं कि टैक्सी से वो y किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, माना कि ट्रेन से x किलोमीटर दूरी तथा टैक्सी से y किलोमीटर दूरी तय करता है। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रेन से इतने किलोमीटर तक चला और टैक्सी से इतने किलोमीटर तक चला, तो उन दोनों को मिलाकर मेरा हो गया यहाँ पे 90 किलोमीटर। तो आगे देखो, ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी से दुगनी है। मतलब ट्रेन से वो जितनी भी दूरी तय करता है टैक्सी से उससे दोगुना दूरी तय करता है। मान लो कि अगर ट्रेन से वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो टैक्सी से वो उससे दोगुना दूरी तय करता है, मतलब टैक्सी से वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया कि ट्रेन से वो x दूरी तय करता है, तो ट्रेन से वो x दूरी तय कर रहा है, तो इसका कर दो दुगुना, ये दुगुना हो गया। अब इतना दूरी किसका है, उस टैक्सी द्वारा तय किया गया दूरी। तो देखो ये बन गया, टैक्सी द्वारा तय किया गया जो दूरी है वो ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी से दुगने के बराबर है। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखो कितना आसान था, बन गया। बस इस तरीके से हमें बनाना रहता है। तो ये हमारा प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो अब हम अपना प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि वो समीकरण का हल क्या होगा। अच्छा देखो, मैंने जब पिछले बार आप लोगों को ग्राफ मेथड बताया था तो वहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया, वो ये कि अब समीकरण का हल क्या होगा वो किस तरीके से पता किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो हुआ क्या था कि पिछले बार जब हम लोगों ने ग्राफ विधि पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमें 2 समीकरण मिलता है। तो 2 समीकरण मिलता है, उन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, ग्राफ में रखते हैं x और y पे उनके मानों को, तो हमें 2 रेखा मिलता है। एक समीकरण 1 के लिए मिलेगा और एक समीकरण 2 के लिए मिलेगा। वहां पे हमने देखा था कि हमें एक कटान बिंदु मिलता है और यही कटान बिंदु जो होता है यही हमारा आंसर होता है। ये कटान बिंदु मतलब x और y पे जहां भी मिलता है हमारा वो जो पॉइंट होता है वही हमारा आंसर होता है x और y का। तो हर बार यहाँ जरूरी नहीं कि हमें एक कटान बिंदु मिल जाए, तो यहाँ पे टोटल 3 चीज हो सकती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जब हम अब समीकरण के मानों को यहाँ पर रखें तो पहला तो यही होगा कि हमें हो सकता है कि एक कटान बिंदु मिले। तो जब इस तरीके से हो कि हमें एक ही कटान बिंदु मिले तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें समीकरण का ये जो हल है हमारा, ये हमारा आंसर होता है ना, तो हम कहेंगे कि ये हमारा समीकरण का अद्वितीय हल है। हम क्या कहेंगे कि यह समीकरण का अद्वितीय हल है।
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक ही आंसर मिलता है, हमें एक x का आंसर और एक y का मान हमें मिल जाता है, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं समीकरण अद्वितीय। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन ये होता है कि हमें इस तरीके से मिल सकता है कि पहला रेखा और दूसरा रेखा ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए। इस तरीके से भी होता है कि पहला समीकरण का रेखा बनाए और दूसरा समीकरण का रेखा बनाए तो वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, समांतर हो जाएगा। तो देखो अब हमें पता है जब वो एक दूसरे को काटता है तो वो पॉइंट हमें आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो वो एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें समीकरण का हल मिलेगा ही नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि अब हमें जो प्रश्न दिया होता है वो प्रश्न कुछ इस तरीके से ही दिया होता है कि वहां पर उन दोनों समीकरण के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन पाता, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो पाता है। मैंने बताया था ना सबसे पहली बार कि किस तरीके से वहां पर समीकरण के बीच में दोनों जो चर होता है हमारा चर राशि, उनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया है वहां पे उससे रिलेशन इन दोनों के बीच नहीं बन पा रहा, इसलिए ऐसा सिचुएशन आता है। तो इस तरीके से जब होता है तो हमें उस समीकरण का कोई भी हल नहीं मिलता। तो हम इस तरीके से जब भी होगा वो दोनों रेखाएं जब समानांतर हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं, यानी कि प्रश्न ही हमारा गलत है, तो हम उसे हटा देंगे। अब तीसरा चीज यहाँ पे ये हो सकता है कि दो समीकरण देंगे और दोनों समीकरण का जो रेखा है वो एकदम सेम टू सेम एक ही पॉइंट में मिलेगी। पहला देखो ये पहला लाइन, पहले समीकरण का लाइन यही होगा और दूसरे समीकरण का लाइन ये इसी के ऊपर आएगा। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों का लाइन यही रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जब भी होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हमारा अनंतता अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पे जितने पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे आंसर होंगे। मतलब यहाँ पे देखो अलग अलग x और अलग अलग y के मान मिलेंगे इस तरीके से, तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y का मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे कि अनंतता अनेक हल है, ठीक। तो तीन सिचुएशंस आती है कभी भी जब हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो ये चीजों को याद रखना। अब ग्राफ में देखकर हमें कैसे पता चलेगा, तो बस उस ग्राफ को देखो, देखते ही हम बता सकते हैं कि वो किस तरीके का हल है, तो बस वही हमें अब करना है। तो देखो ये है हमारा सबसे पहला प्रश्न, दूसरे का पहला है, ये दूसरे का पहला प्रश्न है। यहाँ पे देखो ये दो समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें ये किस प्रकार का हल है, मतलब अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंतता अनेक हल है, और वहां पे x और y के मान क्या होंगे ये हमें बताना है। तो अब देखो ये किस तरीके से दिया हुआ है इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। ये देखो ये हमारा ऐसे बना है और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर हमें एक बिंदु दिया है और ये जो हमें कटान बिंदु दिया हुआ है ये दिया हुआ है कहाँ पे, 2 और 3 पर। मतलब यहाँ पे x का जो है यहाँ पर 1 2 इस तरीके से है, तो ये दूसरे नंबर पे है, और ये जो y का मान है यहाँ पे वो 3 नंबर पे है, इस तरीके से, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्राफ को देखो और बताओ। तो देखो हम यहाँ पे ग्राफ देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हमें कटान बिंदु एक मिलेगा, सिर्फ एक ही कटान बिंदु मिले ना, तो हम क्या बोलते हैं कि यह एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यह एक अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होता है तो वहां पे हमें प्रॉपर एक x और y का मान मिलता है। तो ये देखो ये पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का, तो x का मान यहाँ पे देखो 2 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 हो गया और y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला देखते हैं। तो देखो ये है हमारा अगला प्रश्न, दूसरे का पहला दूसरा। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है 3x + 6y = 15 और x + 2y = 5।
और इसे जब ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही रेखा है, और ये सिर्फ एक रेखा नहीं है, असल में यहाँ पे दो रेखाएं हैं। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो वो एक ही रेखा के ऊपर दोनों के दोनों बनेंगे। तो हमने पढ़ा इस तरीके के हल को हम क्या कहते हैं, अनंतता अनेक हल कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अनंतता अनेक हल, ठीक है। उसके बाद x और y के मान पूछ रहा है, तो देखो यहाँ x और y के मान पूछ रहा है, तो x और y के यहाँ पे मान दिए हुए हैं। देखो हमें जो बिंदु दिए हुए हैं, तो हमें पहला दिया हुआ 1 और 2, यानी कि यहाँ पे x का मान 1 है तब y का मान 2 है। दूसरा आंसर है कि जब x का मान 3 होगा तब y का मान 1 होगा, और तीसरा आंसर ये है कि जब x का मान 5 होगा तब y का मान 0 होगा। तो ये हमारा x और y का मान। अब अगला देखते हैं। तो अब देखो ये हमारा तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा, यहाँ पे हमें दो समीकरण दे दिया और पूछ रहा है कि इसका किस प्रकार का हल है और यहाँ x और y के क्या मान होंगे। तो देखो जैसे कि इसका ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि जब हमने पहला समीकरण और दूसरे समीकरण ग्राफ बनाया तो यहाँ पे ये दोनों जो रेखा है ये एक दूसरे के समांतर है, और हमने पढ़ा है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो हमें कोई कटान बिंदु मिलेगा ही नहीं, और जब कटान बिंदु नहीं मिलेगा इसका मतलब यहाँ पर इस हल समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का समीकरण है हमारा, यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई हल नहीं, ठीक। तो कोई हल नहीं है तो यहाँ x और y के मान होंगे ही नहीं, तो ये हमारा बन गया ये भी तीसरा। अब अगला देखते हैं चौथा वाला। तो देखो यह हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। ये दो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा हल है और उसके x और y का क्या मान है। तो देखो जब हम इसे ग्राफ में बनाएंगे तो हमें इसका ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला समीकरण और दूसरे समीकरण का ये जो रेखा ये एक दूसरे को एक कटान बिंदु पर काट रही है। तो जब हमें पता है जब हमें एक कटान बिंदु मिले इसका मतलब ये क्या होता है, समीकरण का अद्वितीय हल होता है, और हमें इस यहाँ पे प्रॉपर एक आंसर भी मिलता है इसका। तो ये हो गया हमारा, देखो हमें कटान बिंदु किस पॉइंट पे मिला है, तो यहाँ पे x है -1, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जाता है x का मान, तो पीछे आओगे तो माइनस में हो जाता है, 0 के बाद ये -1 -2 इस तरीके से। तो ये कटान बिंदु देखो ये -1 पे मिला x अक्ष पे, और y अक्ष पे कहाँ मिला, 2 पे मिला। तो ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान, तो x का मान है हमारा -1 और y का मान है 2, और ये किस प्रकार का हल है, तो यह है अद्वितीय हल। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा प्रश्नावली ये कंप्लीट हुआ। तो देखो कितना आसान था, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, तो इसे आप लोग जरूर बनाकर देखिए, और इसके जो भी क्वेश्चंस और आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए। और जो भी प्रश्न मैंने आप लोग को बनवाया उसे दोबारा बिना देखे एक बार सॉल्व करके देखिए, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। तो जिस तरीके से आप इस वीडियो का फ़ायदा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उसी प्रकार वो भी कुछ फ़ायदा ले सकें इस वीडियो का, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। हाँ।